आइए हम आपके समक्ष महत्वपूर्ण समाचारों की प्रस्तुति करें। सर्वप्रथम देश में कोरोना का पलटवार हो रहा है। Tier-9 वेरिएंट है ना, वो फैल रहा है, विदेशों में भी फैला और भारत में 200 से अधिक मरीज पाए गए और ये फैलता ही जा रहा है। अब सतर्कता रखने की बहुत ज़रूरत है। अब दूसरी बात हम यहाँ पर आते हैं कि हमारे देश में है ना, ऑपरेशन सिंदूर को राजनीतिक रूप से भुनाने की खूब पहल की जा रही और ये नाजी सरकार है ना, ये तो अपने आप को यही मान के चल रही है कि बस ऑपरेशन सिंदूर है ना, हमारे राजनीतिक भविष्य का निर्धारक हो जाएगा। अब यहाँ पर ये भी उनकी गलत धारणा है, वो अहंकारी। और ये जो मोदी जी है ना, न जाने कितने कितने प्रकार के जुमले गढ़ते जा रहे हैं। उनकी हर बात अब जुमले में ही नजर, और जुमले भी फ्लॉप होते नजर आए। अब उन्होंने बीकानेर में क्या कह दिया कि मेरी नसों में और मेरे उसमें खून नहीं है, गरम सिंदूर भेला। अरे भैया, सिंदूर तो सिंदूर होता है, क्या गरम नहीं क्या ठंडा, वो तो तत्व है। आप इसमें जरा कुछ भी जुमले गढ़ते समय है ना, थोड़ा एक वैचारिकता से भी चर्चा कर लीजिए। अब यहाँ पर हम मोदी जी से एक सवाल करते हैं कि आखिरकार पाक के एक छोटे से आश्वासन पर कि हम आतंकवादी गति नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, आपने युद्ध विराम कर दिया। क्या पाक के बातों पर आप विश्वास करते हैं? और जब ट्रम्प ने कहा कि नहीं, युद्ध विराम मैंने करवाया, तो आपने उसका खंडन ही नहीं किया। ठीक है, ये भी अब जो बात है, बड़ा अहम सवाल है। अच्छा मोदी जी, आप एक बात बताइए, मोदी जी से सबसे बड़ा सवाल है, हमारे देश की सेना ने अपना पराक्रम दिखाया, शौर्य दिखाया, और आपके ने है ना, पाक के छोटे से आश्वासन पर, झूठे आश्वासन पर युद्ध विराम की घोषणा कर दी। हमारे देश में राष्ट्रपति जो सेनाधिपति है ना, क्या आपने युद्ध विराम की घोषणा की स्वीकृति और सहमति उनसे प्राप्त की थी? इस बात का भी हमें उत्तर दे दीजिए। आप उत्तर नहीं देंगे, हम जानते। और अब मैं फिर आपसे एक बात कह रहा हूँ, हमारे देश की सेना को सक्षम बनाने के लिए, आक्रामक बनाने के लिए है ना, ये CDS VDS व्यवस्था कोई कारगर नहीं है। अपने यहाँ पर एयर फील्ड मार्शल की नियुक्ति होना जरूरी है। और यदि आपको हमारा सुझाव गलत लगता है ना, तो आप इस CDS को भी रहने दीजिए, किंतु देश में एक फील्ड मार्शल की घोषणा तुरंत कर दीजिए। और फिर आपसे हम ये जनता भारत की 147 करोड़ जनता स्पष्ट रूप से कह रही है कि आप ये ऑपरेशन सिंदूर को है ना, भुनाने का प्रयास मत कीजिए। ये राजनीतिक वो बात नहीं है, और आप तो राजनीतिक उसमें कर रहे हैं, आप सभाओं में जा के नाटकबाजी कर रहे हैं। अरे कुछ नहीं होगा, ये जनता अब मूर्ख बनेगी नहीं। आपने 147 जनता को 147 करोड़ जनता को 11 साल तक मूर्ख बनाया। अब जनता मूर्ख बनने वाली नहीं है। और आगे की बात बताऊं, ये जो वक्फ संशोधन कानून है ना, इसको लेकर भी भाजपा सरकार, ये नाजी सरकार घुटनों पर आ गई। सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्देश आ चुका है, उसने अपना निर्णय दे चुकी है, और उसमें सिद्ध हो चुका है कि जो वक्फ कानून है ना, उसमें अनेक प्रावधान संविधान के विरुद्ध है। तो उसको समाप्त करने की सुप्रीम कोर्ट बात नहीं करेगा, किंतु जो संविधान विरोधी संशोधन है ना, जो प्रस्ताव हैं, उनको संशोधित करने का निर्देश देगा। और संशोधित प्रस्ताव जो भी बने ना, उसके पहले निरीक्षण सुप्रीम कोर्ट करेगा, और उसको आप संसद में प्रस्तुत कर दीजिए, संसद की स्वीकृति हो जाएगी, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाएगी। अब यहाँ पर सवाल आता है कि आखिरकार वक्फ कानून में संशोधन करने कौन करेगा? तो इसके लिए हमने एक सुझाव दिया कि इसके लिए 5 सदस्यीय समिति होना चाहिए। एक सदस्य विधायिका का हो, एक कार्यपालिका का हो, एक नेता प्रतिपक्ष हो, और CJI हो, और एक संविधान विशेषज्ञ हो। ये पांचों मिलकर जो है ना, वक्फ कानून बिल को संवैधानिक परिवेश में लाकर
संसद में प्रस्तुत करवा दी। अब यहाँ पर हम दूसरी बात करते हैं, ये जो नाजी सरकार है ना, ये सुप्रीम कोर्ट में घुटनों पे आ गई। और अब उसका जो बात चल रही है ना कि जिस तरह से कृषि कानून वापस लिया था ना, उसी तरह से किसी भी रूप में जो ये वक्फ कानून संशोधन बिल है ना, ये वापस ले लिया जाए। किंतु अब कोई अर्थ नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लगा ही दिया था और सुप्रीम कोर्ट है ना, इसको कभी भी रद्द नहीं करेगी। हम भी जानते कि रद्द नहीं करेगी, वो उसमें संशोधन करने का निर्णय देगी। यह हमारी परिकल्पना है, सुप्रीम कोर्ट की क्या इच्छा है, क्या मंशा है, हम अभी ये नहीं कह सकते। और आज सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत ही शानदार जज ओक जी का कार्यकाल समाप्त। उनका विदाई समारोह भी हुआ। कल उनकी माता श्री का निधन हुआ था, वे अंतिम संस्कार करके आज उनका रिटायरमेंट था। आज वो रिटायरमेंट के दिन आए और उन्होंने पूरा काम किया और 10 प्रकरणों में अपना निर्णय भी प्रस्तुत किया। और उन्होंने अपने विदाई समारोह में कहा कि जो जजेस का रिटायरमेंट होता है ना, तो उनको 4 बजे तक काम करने दिया जाना चाहिए। 4 बजे के बाद ही जो भी उनका फेयरवेल हो, ये होना चाहिए। यह तो एक बहुत बड़े आदर्श की बात। और ओक साहब ने एक बहुत ही अच्छी बात कही कि मेरे कठोर रुख से अनेक वकीलों को बुरा भी लगा होगा, तो लगे, किंतु मैं तो संविधान के प्रति और कानून के प्रति प्रतिबद्ध हूँ, और जिन्हें बुरा लगा हुआ ना, मैं उनसे क्षमा याचना करता हूँ। बहुत अच्छी आदर्श की बात कही है। और सीधे जो अभी गवई जी है ना, उन्होंने भी इस बात को बड़ी प्रशंसा की बात। अब यहाँ पर हम आते हैं भारत सरकार के रुख पर। अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने है ना, जो हमारी वित्त मंत्री है ना, सीतारमन जी को भी नोटिस समझ दिया कि 12 जून को आपको कोर्ट में हाजिर हो, अन्यथा आपकी गिरफ्तारी हो। अरे नेता लोग है ना, क्या क्या करते कुछ समझ भी नहीं आता। इन्होंने चाहे जिस पर चाहे जैसे झूठे आरोप लगा देना, आरोप टिप्पणी कर देना, ये नेताओं का धर्म हो गया। अब सीतारमन है ना, फिर एक नए संकट में फंस गई। अब क्या, जो वक्फ संशोधन बिल है ना, भारत सरकार वापस लेगी क्या, और इसकी घोषणा कब करेगी, ये भी अभी गर्भ में है। चर्चाएं चल रही है, चर्चाएं हो रही है। इसके बाद क्या होगा ये देखा जाएगा। अब वहाँ पर जो सेना का अपमान करने के मामले में है ना, जो मंत्री विजय शाह, उनकी मुश्किलें बहुत बढ़ती जा रही है। वो त्याग पत्र भी देंगे और जेल भी जाएंगे, ये भी सारा हो गया। अब यहाँ पर जो मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री देवराज जी है ना, उन पर भी कानूनी डंडा चलेगा, वे भी नहीं बच सकते। उन्होंने तो सारी सीमाएं हद कर दी। अरे सारी सीमाएं तोड़ दी, क्या आपने किया ये? अरे इतनी चापलूसी भी मत करो देवराज जी, आपको बारे में हम सब जानते हैं। आपको याद कर लो, जब आप बजट की प्रशंसा करने आए थे उज्जैन में, और मैंने आपसे सवाल किया था, तो आपको सवाल ही समझ में नहीं आया, ना आप उत्तर दे पाए। और आज आप हमारे देश की सेना का अपमान करने पे उतारू हो गए। ये देश की सेना किसी के सामने नहीं झुकती है, एक बात ध्यान रखना। और ये जो नाजी और अहंकारी गैंग है ना, इसका तो सफाया कर सकती है। किंतु हमारी सेना है ना, बहुत अनुशासित है, संवेदनशील है, वो कोई राजनीति नहीं करती है, उसको सत्ता लोभ नहीं है, इसलिए वो भी अभी चुप है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देवराज जी, आपके भी जो कुछ कांड है ना, मुझे उजागर करना पड़ेंगे, मैं भी मजबूर हूँ। अब यहाँ पर अभी राजस्थान में मोदी जी जो नाटक कर रहे हैं ना, वो भी सब जनता ने देखा। अब अभी एक यूपी में है ना, बड़ी विचित्र बात हो, योगी आदित्यनाथ को पहले जान से मारने की धमकी और बाद में कहा कि मैं आदित्यनाथ को बम से उड़ा दूंगा। अरे ये किसी छात्र ने ये नाटक किया, उसको गिरफ्तार किया गया, उससे पूछा गया तुमने ऐसा बयान क्यों दिया, तो बोला कि प्रसिद्धि पाने के लिए। नहीं, परंतु ऐसा नहीं है, उसके पीछे किसी न किसी राजनेता का हाथ है और भाजपा नेता का हाथ है, और कुछ भी नहीं। अब आपको मैं एक बहुत गंभीर बात बताऊं। भाजपा है ना, भाजपा हमेशा
हिंसात्मक राजनीति की पक्षधर रही है। ये मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं यहाँ पर रेफरेंस देना चाहूँगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की हत्या किसने करवाई, इसका जवाब आज हमें चाहिए। हिरेन पंड्या की हत्या किसने करवाई, क्यों करवाई, इसका जवाब चाहिए। जज लगा कि साथे ढंग से हत्या किसने करवाई, इसका जवाब चाहिए। गोधरा कांड में किस प्रकार के नाटक और किसने किए, इसका जवाब हमें चाहिए। इन सब बातों का जवाब चाहिए। और अभी जो अपने जो हमारे पुलवामा 2 के जो अपराधी है ना, हत्यारे हैं, दरिंदे हैं ना, वे 4 दरिंदे कहाँ, इसका तो जरा पता बताइए। वो कब गिरफ्तार होंगे, कैसे होंगे, या गिरफ्तार नहीं होंगे, वो कश्मीर में है या कहीं अन्यत्र चलेगा। पूरे अन्यत्र चल गए तो उनको अन्यत्र कौन दे गया, इसकी बात की भी आप बात बताइए। डिंगे तो बहुत आंक रहे हैं, जुमले बहुत कर रहे हैं, परंतु जो कड़वी बात है उस पर आप किसी प्रकार का ध्यान नहीं दे रहे। अरे देश की जरा स्थिति को संभाल लीजिए। अब यहाँ पर हम छत्तीसगढ़ में है ना, नक्सलियों को मार, नक्सली मर भी ना, अरे वो तो सीधे साधे आदिवासी हैं, जो उनके नेता है ना वो बदमाश है, परंतु बेचारे आदिवासी तो सीधे हैं, वो सेना से क्या लड़ेंगे, सेना से क्या सामना करेंगे, फिर भी सेना को भी क्षति होती है, वे भी मारे जाते हैं। तो अब इसका एक समाधान है ना, हिंसा नहीं है। आपको एक काम करना पड़ेगा, इसका राजनीतिक समाधान निकालना पड़ेगा। जो नक्सली लोग हैं ना, जो दूर दराज अंचलों में रहते हैं ना, उनकी सत्ता में भागीदारी करना पड़ेगी और उसके लिए आरक्षण निश्चित करना पड़ेगा। तो यदि ऐसा हुआ ना तो वे राष्ट्रीय विचारधारा में अपने आप जुड़ जाएंगे। अब यहाँ पर अब सुप्रीम कोर्ट में है ना, ईडी को तो इतनी लताड़ पड़ी, इतनी लताड़ पड़ रही है कि हंसते ज़्यादा, किंतु वह बेशर्म तरह की, वो बहुत ही निहायत बेशर्म है और उसको कुछ शर्म नहीं आ रही। और सुप्रीम कोर्ट ने तो यहाँ तक कह दिया कि ईडी है ना, अपने लक्ष्मण रेखा सीमा के बाहर जाकर सारे काम कर रही है। ये तो मोदी और अमित शाह के इशारों पर सारे नाटक करती। और कल लगभग 95 विरोधियों के यहाँ, विपक्षी नेताओं के यहाँ छापे लगा, भाजपा नेताओं के यहाँ छापे क्यों नहीं लगा, इसका भी तो जवाब दो। अरे और इसके बाद लड़ाओ कि दूसरी बात और हुई है, ईडी ने है ना भाजपा का एजेंट के रूप में काम किया। इलेक्टोरल बॉन्ड है ना दिलवाने में ईडी ने अपना अहम रोल अपना। जिनने ईडी को अपराधी बनाया था ना, वे इलेक्टोरल बॉन्ड देकर और भाजपा ही हो गए। ये भी ईडी का सबसे बड़ा बहुत काला कारनामा। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान तो हो गया कि ईडी है ना अपनी लक्ष्मण सीमा से बाहर जाकर काले कारनामे करती है। अब उनको सजा देना चाहिए। यह लताड़ के लायक नहीं है, लताड़ में तो ये इतने बेशर्म के उनको कुछ शर्म नहीं आती। और अब यहाँ पर हम सुप्रीम कोर्ट से विशेष अनुरोध करते हैं, हम थीम न्यूज़ 24 एक समन की ओर से करते हैं कि ईडी के जितने भी ये एजेंट टाइप अफसर है ना, इन पर सब पर कठोर कार्रवाई की जाए, इन सबको गिरफ्तार कर रिमांड लिया जाए। और रिमांड में भी इन पे है ना इनको हेलीकॉप्टर बनाया जाए, ताकि ये सारे राज कबूल ले कि हमें मोदी जी ने क्या इंस्ट्रक्शन दिया, अमित शाह ने क्या इंस्ट्रक्शन दिया। और दूसरी बात, ईडी के अफसर है ना, इन्होंने भी बहुत माल कमाया, तो वो एक जो खूब भ्रष्टाचार किया है ना, वो भ्रष्टाचार का भी राज खुलेगा। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट से हम एक और बात कहना चाहते हैं। ये बात बहुत कड़वी हो सकता है कि जब मैं ये बात करूँ ना तो मुझ पर राष्ट्रद्रोह और जनद्रोह का मुकदमा चल जाए। और जब ईडी सुप्रीम कोर्ट के सामने ईडी के अफसरों को काले कारनामे का संज्ञान गए और उनको काले कारनामे करने के लिए आदेश किसने दिए, और जिसने भी उन्हें ईडी को आदेश दिए ना, उन्हें भी तत्काल गिरफ्तार किया जाए। और यदि ऐसा कर दिया ना तो जितनी भी जांच एजेंसी है ना, और यहाँ पर जो अफसर ने भ्रष्ट ने जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं ना, ये कांपने लगेंगे। ये किसी के एजेंट नहीं बनेंगे, ये अपराध नहीं करेंगे और देश हित में काम करेंगे। अब यहाँ पर हमारे यहाँ पर गद्दारों की तो फौज है, और इतनी फौज है कि जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते। यहाँ तो आदमी अपने क्षणिक लाभ के लिए अपना ईमान, चरित्र, सत्य सब कुछ बेच देता, और यह देश के लिए दुर्भाग्य की स्थिति।
अब यहाँ पर जो नाजी सरकार है ना, ये बहुत अहंकारी है। इसने देश के साथ बहुत बड़ी गद्दारी की है। इसने संविधान की हत्या करने तक का षड्यंत्र रचा। इसने देश की धरोहरों को बेच दी, देश की संपदा को बेच दी, 90% जनता को जी भर कर प्रताड़ित किया। और इतना ही नहीं, इन्होंने जो है ना वो नए नए नाटक भी किए। अभी जो मोदी जी है ना, ये अपने आप को अपराध से बचने के लिए ये राष्ट्रपति बनने का षड्यंत्र भी कर रहे, जुमले कर रहे हैं, जुमले रचना है और षड्यंत्र भी रचना है और प्रायोजित कार्यक्रम करवाना। ये जहाँ जहाँ जाकर ऑपरेशन सिंदूर की जो प्रशंसा कर रहा है ना, अपने आप को प्रचारित कर रहा है और जो जुमलेबाजी कर रहा है ना, ये उनका शातिर षड्यंत्र। अरे आप इसको राजनीतिक रूप से क्यों बुला रहे हो? आपने क्या किया? मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, क्या आपको 147 राइफल चलाने का संज्ञान है? क्या आपको राफेल उड़ाने का है, दूसरा कौन सा भी वायुयान चलाने का संज्ञान है? कुछ भी नहीं है और डींगे हक रहे। हमारे ऐसे ही है राजनाथ जी है। राजनाथ जी का मुझे फोटो याद आता है कि उन्होंने राफेल में बैठकर एक फोटो खिंचवाया था। अरे राफेल चलाना तो बता देते कि राफेल कैसे चलता है। और ये पाकिस्तान में जितना विश्वास करके देश के साथ जो राजनीति खेली है ना, ये नाजी गैंग का शातिर षड्यंत्र है। भारत की विदेश नीति भी फ्लॉप हो गई है। ऑपरेशन सिंदूर के समय हमारे साथ 3-4 राष्ट्र ही खड़े थे, पाकिस्तान के साथ 24 राष्ट्र खड़े हुए। और अब हम यहाँ जो चीन की खूब आलोचना करते हैं, परंतु अब चीन के साथ और व्यापार बढ़ा रहे। ये ट्रम्प है ना, ट्रम्प जिसको मोदी जी अपना खास दोस्त वो बताते थे, वो तो तत्काल हमले कर रहा है और मोदी उस नाजी सरकार के सारे राज खोल रहा है। अरे हो क्या रहा है देश में? अभी जो आईफोन का जो बनाने का भारत में प्रस्ताव आया ना, तो ट्रम्प ने स्पष्ट कह दिया कि यदि भारत ने आईफोन बनाना तो हम उस पर 25% का टैक्स लगा देंगे। ये भी आज अभी रिसेंट घटना है। अरे क्या हो रहा है इस देश में? ये देश के साथ गद्दारी क्यों हो रही है? और हमारी 147 करोड़ जनता बिल्कुल मौन है। हालांकि वो जानती है कि ये गद्दार हैं। और आपकी आवाज़ बता दूं, हमारे यहाँ की जो समाज पालिका है ना, उसकी भी हत्या करने पर ये आमादा है ये सरकार। न्यायपालिका की हत्या करने और उसकी गरिमा गिराने के इन्होंने कितने प्रयास किए, कितने षड्यंत्र रचे जनता के सब सामने। और उनके जो बंधुआ मजदूर पालतू और धन को उन्हें सत्तावादी चिंटू है ना, उन्होंने क्या क्या नाटक किए हैं सुप्रीम कोर्ट को बदनाम करने के लिए, ये भी जनता से छिपे नहीं। अरे उपराष्ट्रपति धनगर तक सुप्रीम कोर्ट पर आपत्ति जताने लगे, उसका अपमान करने लगे, उसकी गरिमा गिराने लगे। मगर जो अभी सीजीआई बने हैं ना गवई जी, वो बहुत स्पष्ट आदमी है। वे संविधान के प्रति समर्पित है, सत्य के प्रति समर्पित है। वे किसी से डरते नहीं है। और उन्होंने तो ये नाजी ने राष्ट्रपति मुर्मू जी है ना, उनको अपने हाथों की कठपुतली बनाकर सुप्रीम कोर्ट पर उनके द्वारा भी हमला करवा दिया 14 प्रश्न डालकर। और जब सीजीआई गवाई जी ने उन 14 प्रश्नों का उत्तर दिया तो इनकी हवा निकल गई, ये घुटने पर आ गए। गवाई जी ने स्पष्ट कह दिया कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को अपने लक्ष्मण रेखा की सीमा रेखा के अंदर काम करना चाहिए। यह हम कोई सुपर नहीं है, सुपर है तो सिर्फ संविधान है और हमारे कानून। और मैंने एक वो जो इनके कानून मंत्री है मेघवाल जी, मैंने उनका भाषण सुना। उन्होंने तो मोदी पर पूरे मक्खनों की वो नहीं की, मक्खनों को बाल्टी से ही उंडो के रख दिया और मोदी बड़े खुश हुए। ये बीकानेर की घटना है। अरे कुछ इस देश में क्या हो रहा है? ये नाजीबाद को क्यों महत्व दिया जा रहा है? ये मोदी जी को हम जानते हैं ना कि क्या है। और अभी अभी आया, अब हाई कोर्ट ने और न्यायालय का निर्णय आ गया कि मोदी को अपनी डिग्री बताना होगी। अरे तो ये अमित शाह ने जो फर्जी डिग्री बताई थी ना, उसका क्या होगा? उस पर तो कठोर कार्रवाई होना चाहिए ना। अब सुप्रीम कोर्ट इस पर भी निर्णय लेगी। हाई कोर्ट ने तो स्पष्ट कह दिया कि उनको डिग्री बताना पड़ेगी।
और नहीं बताएंगे ना तो ये भी एक देश के साथ बहुत बड़ा धोखा होगा। अनेक और भी मुद्दे। अब हमारे यहाँ पर महंगाई कितनी चरम पर है, किंतु उसके नियंत्रण की कोई बात ही नहीं हो रही है। जनता भी मौन है, जनता ने भी सब महंगाई सहती जा रही। देश की 90% जनता इतनी प्रताड़ित है, इतने त्रासदी में है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। और 10% लोग बड़े मस्ती में मार रहे। और यहाँ पर अब एक और नई बात आपको बताता हूँ कि जो अनेक प्रदेशों में है ना, ये नाजी गैंग ने जो पर्चीबाज मुख्यमंत्री बना है ना, अब वो उन पर भी संकट आ गया। अब वे भी नहीं रहेंगे, उनकी भी जांचें हो रही है, उनके खिलाफ भी लोग अनेक प्रकरणों के मामले प्रस्तुत कर रहे। इसके अलावा भी और बहुत सारी बातें। हम आपके यहाँ पे हमारी विदेश नीति फ्लॉप हुई तो कोई कुछ बोल नहीं रहा, और हमारे के विदेश मंत्री है ना, भारत में कुछ नहीं बोल रहे। और वहाँ विदेश में जाकर विदेशी चैनल को कह रहे हैं कि ये जो युद्ध विराम कराया ना, ये ट्रंप ने नहीं कराया, भारत और पाक ने आपकी सहमति से युद्ध विराम किया। अरे क्या हो रहा है ये? कुछ आप झूठ, कितनी झूठ बोलोगे? अरे झूठ का आकाश तुमने इतना फैला दिया, इतना फैला दिया कि हद से ज्यादा। और ये अहंकारी नादी गैंग भूल जाती कि सत्य की कभी न तो हत्या होती है और न सत्य कभी पराजित होता। सत्य की जीत होती है, हमेशा जीत होती है। हो सकता है कि समय लंबा हो। और जब भी हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट में CJI गवाई जी है ना, जब तक संवैधानिक व्यवस्थाओं का स्वर्णिम इतिहास बन जाएगा, ये हमें पूरा विश्वास है। और यहाँ पर अनेक प्रकार की हम यहाँ घटनाएं हो रही है अनेक प्रदेशों में, बहुत बड़ा। और राहुल गांधी के हमले से तो ये नाजी गैंग होना तिल मिला उठी है। अभी आपने देखा ना कि जो इन नाजी गैंग के IT सेल ने और एक एक TV चैनल ने राहुल गांधी अन्यों के खिलाफ कितना झूठा प्रचार किया, कितनी फेक न्यूज की। उनके खिलाफ 3 FIR आए, अब उनकी गिरफ्तारी होगी। और जो ये जितने ED के अफसर हैं, जो इनके फालतू चिंटू हैं ना नाजी सरकार के, ये जो नाटक करते हैं ना, उसके इशारों पर अब तो वो भी बेचैन है। और हो सकता है, संभव है कि सुप्रीम कोर्ट उन पर भी कार्रवाई करे। और करना चाहिए ऐसे लोगों जो देश की सांप्रदायिक सद्भाव को समाप्त करते हो, हमारे जो राष्ट्रीय एकता की बात को समाप्त करते हैं। मैंने बहुत बहुत कड़वे प्रश्न दागे, इनका उत्तर तो नाजी सरकार को देना पड़ेगा। और अनेक प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम व्यक्ति का मैं नाम बताता हूँ। संजय जोशी है ना, संजय जोशी जिन्हें भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया जाना है, वे इनके सारे राज जानते हैं, वे सारे राज उजागर कर देंगे। वह 4-5 राज्यों का संजय जोशी के साथ इस नाजी अहमदाबादी गैंग ने क्या क्या नाटक किए, कितने फर्जी केस किए, ये भी किसी से छिपा नहीं है। अब यहाँ पर हमारे जो गडकरी जी है ना, उनके खिलाफ भी इस नाजी गैंग ने कितने षड्यंत्र रचे, और आज भी रचते और रचते ही रहेंगे। और अब यहाँ मोहन भागवत जी है ना, मोहन भागवत जी भी अभी धर्म संकट में। सबसे पहली बड़ी बात तो ये कि वे भी विश्वास के संकट में जूझ रहे। उनके साथ भी विश्वासी लोग नहीं है, जिन पर वो विश्वास करते हैं वो गद्दारी करता। परंतु वो भी मजबूर है, क्या करें। जैसे हम मजबूर हैं, हमने भी बहुत गद्दारों की फौज के साथ काम करना पड़ता है। उनके जो घाव होते हैं ना, नासुर बन जाते हैं और हम नासुर के साथ अपनी जीवन यात्रा पूर्ण करते। इसी तरह से अब जो भागवत जी को भी है ना, इन विश्वासघाती चेहरों के बातों पर ही विश्वास करना पड़ेगा। अब विश्वास करते हैं, विश्वासघात तो होगा ही, चाहे कुछ भी हो जाए। और संघ को भी अब अपनी नीति बदलना पड़ेगी। संघ को है ना, ये हिंदू मुस्लिम की भावना त्याग करना पड़ेगी। अब तो 147 करोड़ जनता को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए काम करना पड़ेगा। और सनातन धर्म ही सर्वोपरि है, इस बात की भी पुष्टि करना पड़ेगी। ये आपका हिंदुत्व और ये है ना, ये सब नाटक बंद कर दीजिए। और जो यहाँ पर जो संघ के जो संगठन बने हुए हैं ना, उन संगठनों का यदि वो पोल खुल गई ना, तो ये कहीं पर मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे।
अरे गौ हत्या के नाम पर, जिसको भी हम लोग गौ माता कहते हैं ना, उसका भी व्यापार करते हैं, उसको भी उसके नाम पर भी धनखोरी करते हैं। ये किसी से छिपा नहीं है, मेरे पास में प्रमाण है, मैं ये प्रमाण दे सकता हूँ। और यहाँ पर हमारे देश की धन पालिका है ना, अब तो वो धन पालिका नहीं, वो अधन पालिका हो गई। कोई सच्चा संत नहीं दिख रहा है। जैन पंथ में है ना, कुछ है जो सन्यासी है, दिगंबरी सन्यासी है, वे कठिन तपस्या करते हैं, तप करते हैं और जनता को संदेश भी देते हैं, ज्ञान भी देते हैं। किंतु जो जनता है ना, और हम जो जनता है ना, ये सब है ना, सब हमारे जो संत है ना, जो उपदेश देते हैं, ज्ञान देते हैं ना, उनको हम हवा में उड़ा देते हैं। और हमारे यहाँ के जो साधु संत और अखाड़ों की स्थिति इतनी दयनीय है कि यदि मैं उनके राज खोलने लगा ना, तो उनको साधु मानने से लोग इनकार कर दें। और हमारे जो साधु है ना, ये अखाड़ों के साधु ने, ये जो नाटकबाज लोग, इनका चरित्र बड़ा विचित्र है। ये कोई तपस्या नहीं करते, इनके चेहरे पर जो तपस्या के जो भाव दिखते हैं ना, वो कृत्रिम है, वो गोल्ड पॉलिश की चमक है। ये भी जनता समझ ले और जान ले। हमने अच्छे संतों को गोल्ड पॉलिश करवाते हुए देखा क्या, और जो गोल्ड पॉलिश करते थे ना, उन्होंने हमें बताया, उन्होंने तो हमें जो गोल्ड पॉलिश की कोई डिब्बी तक बता दी कि ये खाली डिब्बी है, इसमें की पॉलिश करवा। तो हमारे यहाँ के साधु संत है ना, ये भी बिल्कुल बिगड़ चुके हैं। उनको जमीन से मतलब है, धन से मतलब है, विलासित जीवन से मतलब है, और है ना, हर प्रकार के लोभ लालच में, माया जाल में फंसेंगे। अब हमारे यहाँ पर एक बड़ी विचित्र स्थिति है। यहाँ पर कदम कदम पर अतिक्रमण है पूरे देश में। जल, वायु, ध्वनि प्रदूषण चरम पर है। और यहाँ गद्दारों की कमी नहीं है। हर आदमी है ना, गद्दारी करने पे नहीं चूकता। अपने क्षणिक स्वार्थ के लिए सब कुछ खत्म कर देता है, संस्कार, धर्म सबको भुला देता है। और हमारे यहाँ का एक विश्व उज्जैन में है ना, विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर है। अरे यहाँ पर तो है ना, भक्तों को तो चूना लगाते ही है, अनेक प्रकार की योजनाओं में घोटाले करते हैं, चूना लगाते हैं, और अब के महाकाल तक को चूना ले रहे। अरे महाकाल के दान तक में इन्होंने ये गड़बड़ियाँ चालू कर दी, वहाँ भी धोखाधड़ी कर दी। तो हमारे जो महादेव है ना, महाकाल है ना, उनको मजबूरी में उज्जैन का महाकाल मंदिर छोड़ना पड़ा। अब हमारे उज्जैन की तो स्थिति इतनी खराब है कि क्या बताएं। उज्जैन है ना, बहुआयामी अराजकता का अजायब घर बन चुका। स्थिति बहुत खराब है। जो भी है, मैं तो बोलता जाऊंगा तो बहुत लंबा होता जाएगा। आज के जो महत्वपूर्ण समाचारों को जो हमने बताया ना, वो आपको कैसे लगे, आप हमें सुझाव दें। बहुत बहुत धन्यवाद।